कैसे हो आप सभी। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टाइम टू फिजिक्स अब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स क्लास 12 के न्यूमेरिकल किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से और आगे तक जितने हमारे रेस्ट पार्ट बचेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। मेरे पास, मैंने जैसे लास्ट क्लास में भी कहा था बच्चों कि बुक अपने पास जरूर रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल करते टाइम हमारे पास ये तो पता रहे कि हमें आखिर करना क्या है। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 11, ये कह रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा, यानी कि एक ऊन है, ऊन का कपड़ा लिया गया है और उसको किससे रगड़ा जा रहा है? पॉलिथीन के टुकड़े से। और कहा जा रहा है कि पॉलिथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में पूछा गया है कि स्थानांतरित, यानी कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में और कितने इलेक्ट्रॉनों का होगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर होंगे, जब हम जानते हैं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु को दे देती है। तो उसमें यह पूछा गया कि ऊन में और पॉलिथीन में आखिर कौन सी वस्तु तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रही होगी और कौन सी ग्रहण कर रही होगी। तो बच्चों देखो, सवाल में उसने साफ साफ कहा है कि पॉलिथीन ऋणावेशित हो रही है, और किसी भी वस्तु पर ऋणावेश कब आता है? जब वो किसी दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊन होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो पॉलिथीन होगा उस पर कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है वो ऊन के कपड़े से पॉलिथीन के कपड़े पे हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारा पहला है 11 का फर्स्ट पार्ट जो है कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊन के कपड़े से पॉलिथीन पर होता है। और कितने इलेक्ट्रॉनों का होगा? ये वही कहां से लिया गया है? ये हमारे 12th क्लास के किस टॉपिक से है? फर्स्ट चैप्टर में कमेंट करें जल्दी। क्वांटाइजेशन वाले टॉपिक से, जहां पे हमने आवेश का क्वांटाइजेशन पढ़ा था। तो किस फॉर्म में होता है? Q = Ne। हमको पता है E क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस का लेते हैं हम, लेके हमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए हम उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ ही रख रहे हैं। Q हमें सवाल में कितना दिया है, कितना स्थानांतरित हो जाता है? सवाल में दिया गया है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। तो यहाँ पे रखते हैं, हमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से Q/E। तो n बराबर Q की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁻⁷ E की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁻90। तो देखिए बच्चे, क्वांटिटा के ऊपर क्या ले लोगे? 0। n बराबर, तो इसको आप डिविजन कर सकते हो। देखो सीधा सीधा 2 से डिविजन हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा? 8। और 10⁻⁻7 और ये ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो बच्चों देखते हैं इधर n = 8 से डिविजन कर दो तो 8 × 1 = 8। पॉइंट लगाएंगे, कितने बचेंगे? 8 7 15 तो 7 बचे। पॉइंट लगा के 0 ले लिया, 70। तो 8 8 कितना हो गया बच्चों? 64। कितने बचेंगे फिर हमारे? 6। फिर से 0 लेंगे तो 8 7 56 और 8 5 40। और गुणा 10 की घात कितनी बचेंगे? 19 से 7 गए तो कितने बचेंगे? 12। कितने बचेंगे बच्चों? 12। इतने इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा होगा वहां पे? स्थानांतरण। इसी का बच्चों हम कौन सा पार्ट करेंगे? बी पार्ट। देखते हैं बी पार्ट भी। तो देखिए बच्चों, बी पार्ट में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलिथीन में सहती का स्थानांतरण भी होता है? मतलब उसका पूछने से ये है कि जब एक वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु को दे देती है तो क्या वहां पे सहती मतलब द्रव्यमान का भी ट्रांसफर होता है? तो बच्चों, आखिर आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश युक्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं? देखिए, आवेश युक्त वस्तुओं को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण किसी वस्तु के द्रव्यमान में या तो अधिकता आ जाए या कमी आ जाए। वो किसकी वजह से आती है? इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान की वजह से। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं तो वो अपना द्रव्यमान भी साथ लेके चलते हैं। इसका मतलब इस प्रोसीजर में द्रव्यमान का भी ट्रांसफर होगा। और वो कितना ट्रांसफर होगा? तो इसी बात को हम समझते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, जो बोला है इसने कि जो स्थानांतरण द्रव्यमान है वो कितना होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे स्थानांतरण द्रव्यमान, जिसको हमने क्या कह दिया? m।
देखिए एक इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो वो अपने साथ अपना चार्ज लेके चलता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, n, कितने गए हैं, n। और हम जानते हैं किसकी फॉर्म में गए होंगे, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक अपने साथ वो क्या लेके चला होगा, अपना द्रव्यमान लेके चला होगा। तो m इज इक्वल टू n कितना निकल के आया है 1.875 इंटू 10 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय, हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लेते हैं हम 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31। और जब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों तो हमारा आंसर निकल के आता है 1.71 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 किलोग्राम, जो काफी सूक्ष्म द्रव्यमान है। लेकिन द्रव्यमान तो है, उसने तो हमसे यही पूछा था कि द्रव्यमान स्थानांतरित हो रहा होगा या नहीं, तो अवश्य हो रहा होगा। और कितना हो रहा होगा, m इज इक्वल टू 1.71 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 किलोग्राम। तो आशा करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यहीं से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं बच्चों, देख लेना आप, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 12 है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि दो पार्ट है इसमें भी, कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ही ऐसे बना लेते हैं हम इसको कि ये गोला A है और ये गोला B है, और इनके जो बीच की दूरी है बच्चों वो कितनी है 50 सेंटीमीटर। आगे सवाल में क्या कहा गया है, यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, मतलब पहले पे एक गोले पर भी 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम है, और दूसरे गोले पे भी 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। प्रतिकर्षण तो इसलिए होगा क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, तो वो कितना होगा F पूछा है इसका मतलब हमसे। और गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा B की त्रिज्याओं को नगण्य मानिए, मतलब कि ये वाली जो इनकी सेंटर है यहां से डिस्टेंस दी गई है, तो इनकी त्रिज्याओं को उसने क्या कहा है कि नगण्य मानिए, नेग्लिजिबल मानिए। तो बच्चों करते हैं इसको। देखिए बच्चों एक बात और जरा, कि जब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं एक्चुअल में, तो देखिए एक तो तरीका ये होता है, कुछ टीचर करते हैं कि न्यूमेरिकलों को लिख लेते हैं वो पहले ही, तो उसमें क्या होता है टाइम की भी थोड़ी सी व्यर्थता जाता है, टाइम भी हमारा थोड़ा व्यर्थ जाता है। तो बेहतर हम यही कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल हमारे पास भी बुक है, आपके पास भी बुक है, आप उसको लेकर बैठे और उसको तब समझे, तो अच्छे तरीके से मैनेज भी हो सकता है ये। तो ये ना देखें कि मैं अगर कैमरे पे ज्यादा फोकस नहीं भी दे पा रहा हूं तो उससे डजंट मैटर, आप ये देखें कि मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद को न्यूमेरिकल देखने होते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट इसको। तो हम इस पे पहले लिख लेते हैं, हमको पता है कि Q1 बराबर है Q2 के और बराबर है 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। साथ ही हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस r कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 2 मीटर। हमको पता है जो वैद्युत बल होता है कूलम के नियम से F बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय Q1 कितना है 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 क्या है बिल्कुल सेम। सारे के पूरे बच्चों क्या आएगा r स्क्वायर, यानी कि 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों तो जो हमारा आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है हमारा यहां से 1.52, कितना निकल के आता है 1.52 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 न्यूटन। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था इसका बच्चों, ए पार्ट। कौन सा पार्ट था, ए पार्ट। समझते हैं इसके बी पार्ट को, कि बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, बी पार्ट। देखिए समझिए बच्चों जरा कि बी पार्ट में क्या कह रहा है। देखिए इस तरीके का सवाल जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जाता है कि अच्छा कूलम फोर्स जो होता है वो आवेश पे किस प्रकार संबंधित रहता है। वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और दूरी के साथ दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर चार्ज आप बढ़ाएंगे, अगर बिंदु आवेश यानी कि उनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। लेकिन अगर दोनों चार्जों को हम दूर लेके जाते रहे यानी कि उनकी दूरी को बढ़ाएं, तो जो हमारा लगने वाला बल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। एक ये लॉजिक दे रहा हूं मैं सिर्फ। तो हमारा जो बी पार्ट है इस पर ये इसी प्रकार आधारित है। तो वो कह रहा है बच्चों हमसे कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, मतलब कि जो हमारा Q1 है वो भी 2Q कर दिया जाए और जो Q2 है वो भी 2Q कर दिया जाए। साथ क्या कह रहा है वो कि तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब जो अब r डैश है नहीं वो पहले वाली की कितनी है r/2 यानी कि आधी।
ये ऐसा भी कह सकते हो कि 50 का आधा कर सकते हो तुम। तो साथ में इसने क्या कहा है कि बताइए कि तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो अब हमको बताना है कि जो नया बल होगा वो नया बल कितना होगा। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक होता है वैसे तो इसका, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, 2 दूनी 4 और जो जितना उसको किया गया है पहले का घटाया गया उसका वर्ग कर दीजिए, यानी कि 2 का वर्ग 1/4 और 1/4 का जब 4 ऊपर जाएगा तो 4 चौक 16, यानी कि जो पहले वाला बल होगा उसके 16 गुना बढ़ जाएगा। और पहला वाला बल क्या है हमारा 1.52 × 10⁻⁻² न्यूटन, और इसी में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें अगर 16 से, तो अब हमारा नया बल आ जाएगा। या दूसरा तरीका है कि हम इनको 2 बल कह लेते हैं, जैसे ये हमने यहाँ पे निकाला इसको F1 कह देते हैं, जो किसके बराबर होगा, ऐसे रख लेते हैं K Q1 Q2/r² के, और जो F2 होगा वो किसके बराबर होगा K Q1 Q2/r² के। ठीक है, ये फर्स्ट कह लीजिए, ये सेकंड कह लीजिए। तो हमें तो F2 चाहिए, तो 2 को 1 से क्या कर दीजिए भाग, जब भाग करेंगे K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे चार्जेस हैं वो Q1 हमारे ये क्या था Q² था r², जबकि Q1 Q2 क्या है हमारे 2Q यानी कि 4Q², और जो हमारा R है वो क्या हो चुका है उसका हाफ यानी कि R/2 हो चुका है। तो R/2 का मतलब क्या होगा, 1 और 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आएगा 4 को, क्योंकि Q1 Q2 में रखेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये हमारा ये आएगा हमारे यहाँ पे R²/4, या 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, यहां से इसको भी कैंसिल, और फिर क्या आएगा Q²/r², जो F1 की वैल्यू। तो Q² से Q² कैंसिल, इससे ये, तो F2 किसके बराबर होगा 16 F1 के। तो आप बच्चे इसको तसल्ली से लगा के देखें, मैंने तो सिर्फ इसको ये ना समझे कि मैंने आपको ये सॉल्यूशन दिया है, ये मैंने आपको क्या दिया है हिंट। अब इसको आप खुद से करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आंसर सही आता है या नहीं। तो हमने 11th के दोनों पार्ट किए A और B, और 12th के दोनों पार्ट किए A और B। अच्छे सवाल है, कॉम्पिटेटिव सवाल है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 12 के बाद हमें कौन सा सवाल करना है बच्चों, 13। तो 13 देखते हैं, उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए इसको। तो बच्चों मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखते हैं बच्चों 13 सवाल। देखिए 13 सवाल भी सवाल नंबर जो हमारा 12 है उसी पर आधारित है। अच्छा एक बात और बच्चों, कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि मैं कैलकुलेशन जो है वो आपके लिए क्यों छोड़ रहा हूं। देखिए कैलकुलेशन अगर हम वीडियो में करने लगेंगे पता चलेगा कि 1-2 ही हमारे न्यूमेरिकल हो पाए हैं, वो लेक्चर निकल गया है। तो मैं आपका टाइम बचाते हुए, ताकि आपका भी होमवर्क रहे, आपकी भी प्रैक्टिस बढ़े, क्योंकि पेपर हम मुझको नहीं देने, पेपर तो स्टूडेंट्स को देने होते हैं। तो परीक्षा आप अपनी कीजिए कि आप कैलकुलेशन कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। हाँ, अगर आपको कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी आती है तो मुझको कमेंट जरूर लिखें, अदरवाइज तो आप उसको प्रैक्टिस में लेके आते रहें। बात समझ आ रही है नहीं? तो चलिए देखते हैं बच्चों आगे। हमारा सवाल नंबर 13 है जो कि किस पे बेस्ड है, 12 पर ही बेस्ड है। वो कह रहा है कि मान लीजिए कि जो हमारा सवाल नंबर 12 है में गोले A तथा B साइज में सरसम है, मतलब जो A गोला लिया था और B था वो हमारे क्या है साइज में बराबर बिल्कुल, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, यानी कि देखो मैं तुमको ऐसे समझा रहा हूं इसको, ये गोल थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूं, ये गोला A था, ये गोला B था, ठीक है, और ये इनके बीच की कुछ डिस्टेंस थी। वो कह रहा है कि कोई तुम्हें नया गोला लेना है जो अनावेशित है, क्योंकि ये तो आवेशित है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम से, लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से, 12 क्वेश्चन के हिसाब से। तो आगे कह रहा है तीसरा अनावेशित गोला पहले तो पहले गोले के संपर्क में, तो मान लीजिए कोई अन्य तीसरा गोला C था और उसको हम किसके संपर्क में लेंगे, पहले A के। तो हम जानते हैं जब किसी आवेशित वस्तु के सामने अनावेशित वस्तु रखते हैं तो उन दोनों के बीच में आवेश संरक्षण का नियम लागू होगा, और जो कब तक होगा, जो ज्यादा वाले से कम वाले पे ट्रांसफर होंगे। कब तक ट्रांसफर होंगे, जब तक के दोनों गोलों पर आवेश बराबर ना हो जाए। मतलब कि अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो जहां पे चार्ज रखा हुआ होगा, चूंकि इस पे शून्य चार्ज था तो नया चार्ज कितना हो जाएगा हमारा 0 + 6.5 और -7 और /2, जो औसत इसका मान निकाल रहे हैं। तो ये वाला चार्ज किसका हो गया बच्चों, यहां से Q1 का। अब आगे पढ़ते हैं, सवाल को क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर फिर यहां से इस C को हटाकर कहां रख रहे हैं, B पे। देखिए ध्यान रखिए, जब C को A पे रखा गया तो ये अनावेशित था, लेकिन जैसे ही A के संपर्क में आया तो आवेशित हो गया। कितने चार्ज से, A के आधे चार्ज से, और उस आधे चार्ज के साथ इसको कहां पे ले जाया गया फिर C पर।
अब इसके पास पहले से कितना था 6.5 इंटू 10 की पावर -7 और ये अपने साथ कितना कैरी करके लेके आया इसका हाफ, यानी कि 2 3 जा 6 पॉइंट और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 5 इंटू 10 की पावर -7। तो अब हमें ये लेके आना है, तो यहाँ पे जो चार्ज टोटल हो गया होगा वो कितना हो गया होगा, इसका C का चार्ज और B का चार्ज दोनों का टोटल जो हमारा निकल के आया होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां से अब हमसे वो क्या कह रहा है सवाल में, अब A तथा B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो बिल्कुल सवाल नंबर 12 की तरह है, आगे आपको ये HW है और मुझे करके बताइए कि कितना आंसर निकल के आने वाला है। Q1 आपके पास ये रहेगा, ये जो आपके सामने बन के तैयार है, और Q2 आपके सामने ये रहेगा जो बन के तैयार है, और दोनों के बीच की दूरी सवाल नंबर 12 की तरह ही सेम है। तो बच्चे देख रहे होंगे आप भी, काफी गर्मी हो रही है, तो आपके लिए इतनी मेहनत से हम लेक्चर लेके आ रहे हैं, तो आप तसल्ली पूर्वक पढ़िए, देखिए, समझिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है एनसीईआरटी से अलग भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए, हम उस पर आपको वीडियो के माध्यम से जरूर आपकी सहायता करेंगे। क्लियर बच्चों? तो अब हमारा सवाल नंबर 12 हो गया है, 13 हो गया है। अब हम देखते हैं बच्चों 14 सवाल। तो 14 सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, देखते हैं। देखिए 14 सवाल में एक हमको फिगर दिया हुआ है, मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चों, ये होमवर्क है, अगर फिर भी आपसे नहीं होगा तो बच्चों हम कराएंगे इसको। तो बच्चों 14 सवाल में क्या कहा गया है, देखिए, वो भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, चित्र उसमें दिया गया है हमको। तो देखिए आप देखेंगे जब उसमें वो कह रहा, चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं, ट्रैक दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश सहती अनुपात यानी कि Q अपॉन अधिकतम है। तो समझते हैं इसको, देखिए इस तरीके से हमको दिया गया है ऐसे, ये पॉजिटिवली चार्ज बताई गई है प्लेट्स जो है या एंड्स, ये नेगेटिवली चार्ज है। इनके बीच में 3 हमारे कण हैं, 1 2 और 3। तो सबसे पहले हम कण 1 की बात, और ये इसका क्या है, मध्य बिंदु कह लीजिए या मध्य मिड एक्सिस कह लीजिए इसकी, जैसा भी आप कहना चाहें। तो ये पहले चार्ज को दर्शाया गया है, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरे चार्ज को दर्शाया गया है इस तरीके से, और फिर बच्चों तीसरे चार्ज को दर्शाया गया है इस तरीके से, ये 1 ये 2 और ये 3 इस तरीके से। सबसे पहले पूछा है कि बताइए कि इनके कण 1 2 और 3 के चिन्ह क्या होंगे। तो सबसे पहले हम कण 1 की बात करेंगे। देखिए ये पॉजिटिव एंड है, और ये जो चार्ज है ये किसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, प्लस की। हम जानते हैं जो हमारे ऑपोजिट चार्ज होते हैं सदैव वही आकर्षित होते हैं, इसका मतलब ये अवश्य ही कैसा चार्ज होगा, ऋणात्मक। कैसा होगा, ऋणात्मक। दूसरा सेम, वो भी कैसा होगा, ऋणात्मक, क्योंकि ये प्लस एंड है हमारा और ये इसकी तरफ को अग्रसर हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये भी हमारा कैसा होगा, ऋणात्मक। 3, तो इसका हम अंदाजा लगा ही सकते हैं, ये कहां से, ये माइनस की ओर आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब अवश्य ही ये कैसा होगा, धनात्मक। तो कण 1 कण 2 कण 3 के हमने चिन्ह लिख चुके हैं। तो बी पार्ट नहीं, एक ही सवाल है ये। तो इसने पूछा आवेश सहती का अनुपात, आवेश का मतलब Q, सहती का मतलब द्रव्यमान। इसने पूछा Q अपॉन M किसके लिए सबसे ज्यादा होगा। तो समझते हैं बच्चों इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास एक समीकरण होता है, या तो इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो जो हमेशा ही जो विस्थापन रहता है ये Q अपॉन M जो होता है ये डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टिकल ज्यादा विस्थापित हो रहा है। जिसके लिए विस्थापन ज्यादा होगा उसी के लिए Q अपॉन M का मान ज्यादा होगा। तो देख रहे होंगे आप 3 एकदम से ज्यादा विस्थापित हो रहा है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि Y प्रोपोर्शनल होता है Q अपॉन M के, जो किसके लिए है, कण 3 के लिए, कण 3 के लिए। इसका मतलब जो हमारी आवेश सहती है उसका जो अनुपात होगा वो किसके लिए ज्यादा होगा, कण 3 के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा विस्थापित वही हो रहा है। वैसे तो आप इसको यहां से निकाल सकते हैं, y बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो u इसमें इनर्शियल वेलोसिटी 0 ले अगर, तो y इक्वल टू क्या बचेगा, 1/2 at स्क्वायर। और हमको पता है f बराबर क्या होता है, ma। तो अगर a का मान निकाले तो यहां से क्या आएगा, f अपॉन सॉरी हाँ सही है, a का मान क्या आएगा, f अपॉन m। तो यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 1/2। a की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, f अपॉन m और साथ में t स्क्वायर। यहाँ से अब एक सूत्र और पता है तुमको कि जो हमारा E बराबर होता है वो क्या होता है, F अपॉन Q, एकांक आवेश पर लगने वाला बल जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। तो यहां से अगर हम निकाले चार्ज को तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, F की वैल्यू
ई क्यू। एफ की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों? ई क्यू। तो रखिए यहाँ पे y बराबर ई क्यू और 1/2 यहाँ पहले से था, m यहाँ आया और टी स्क्वायर। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र को कांस्टेंट माने और यहाँ पे t को टाइम को कांस्टेंट माने और 1/2 तो कांस्टेंट है ही, तो हमें पता चलेगा कि y जो होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? q/m के, जिसको हम क्या बोलते हैं? आवेश सहती अनुपात। जो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके विस्थापन पर। वो तो कण 3 का विस्थापन क्या है सबसे ज्यादा, तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर बता सकते हैं कि कण 3 का विस्थापन सर्वाधिक होगा। इसकी वजह से जो आवेश सहती का अनुपात है वो कण 3 के लिए सबसे ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा आता है 15। देखिए 15 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इसको रफ कर रहा हूं मैं बच्चों। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पे हम पूछे हैं बच्चों। आप भी मेहनत करते रहिए और कोशिश तो ये किया करिए कि मेरे भी कराने से पहले आप ना आंसर लेके आ जाया करें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे क्या, किसी भी टीचर को बड़ा अच्छा लगेगा कि उसका स्टूडेंट उससे 4 पैर आगे चल रहा है। अरे बात समझ आ रही? तो देखिए बच्चों, ये इसमें भी 2 पार्ट है। वो कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के लिए, तो मैं सीधा ए पार्ट लिख देता हूं उसमें, जिसके लिए उसने क्या दिया है? ई वेक्टर बराबर, यानी कि उसकी दिशा के साथ लिया गया है 3 इंटू 10⁻³ आई कैप, यानी कि एक्स अक्ष की दिशा पे इसको बताया गया है और न्यूटन प्रति कूलम। आई कैप का मतलब यहाँ क्या है? आई एक्स अक्ष पे उसकी दिशा दर्शाई गई है। ये कह रहा है कि इस पे हमें विचार करना है पहले पॉइंट में कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए तल चूंकि वाई जेड अक्ष के तल के समांतर होकर गुजर रहा है, इसका मतलब जो हमारा चार्ज होगा वो किसके अनुदिश फ्लो हो रहा होगा? एक्स अक्ष के। तो इसी चीज को हम लिखेंगे यहाँ पे। जो हमको पता है कि जो एरिया दिया, जो उसकी साइड दी हुई है ए बराबर, वो कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए बराबर कितना लिखेंगे? 10 इंटू 10⁻² मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? हम जानते हैं वर्ग है, तो वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है, तो सीधा सीधा 10⁻⁻1 ही बचेगा, यहां से उसका स्क्वायर कर देंगे और साथ में क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा यहाँ पे एरिया। आगे अब हमें यहाँ पे चूंकि फ्लक्स बताना है, तो फ्लक्स हम जानते हैं फाई ई बराबर क्या होता है? ई डॉट ए होता है। तो ई की वैल्यू क्या है? रख दीजिए, वेक्टर लगाना चाहे तो आप वेक्टर ले लीजिए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर 3 × 10⁻³ और साथ में क्या आएगा? आई कैप डॉट। देखिए अभी चूंकि एरिया भी जो होगा वो किसके लंब, हम फिर से कह रहा हूं कि जो सरफेस है वो वाई जेड तल के समांतर है। इसका मतलब जो एरिया की डायरेक्शन होगी, जैसे मैंने बताया था पृष्ठ के लंब, तो आप कल्पना करें तो ऊपर की ओर होगी, तो वो पृष्ठ किस पे होगा? एक्स अक्ष पे ही होगा। तो ये जो हमारा 10⁻² है ये किस पे होगा? आई कैप पे। तो सीधा आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। आप 11th क्लास में हम 2 सैरिस होगा एडिस गुणन सीखते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो जो उनके सिर्फ कोफिशिएंट होते हैं या मैग्नीट्यूड होता है उसकी सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो आई कैप का आई कैप के साथ प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 इंटू 10⁻³ में से -2 जाएंगे तो एक ही बचेगा, यानी कि 30। बात समझ आ रही है? तो और हम जानते हैं जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं इसी के बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। वो कह रहा है कि यदि एंगल 60 डिग्री कर दिया जाए एक्स अक्ष के साथ तब फ्लक्स क्या होगा। तो बिल्कुल सही बात है, इसको भी हम अच्छा आसानी से निकाल सकते हैं। ई बराबर ई ए कोस थीटा। तो ई तो अभी भी वही रहने वाला है 3 इंटू 10⁻³, ए भी वही है 10⁻², लेकिन इस बार कोस थीटा। थीटा कितना कर दिया गया है? 60। और हम जानते हैं कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? कोस 60 क्या होता है? 1/2। तो यहां से ये तो हमारा कितना निकल के आएगा? 30 × 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो इस तरीके से हम अपने 15 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आप इसको लिखिए जल्दी से, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 16। तो 16 क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चों। देखिए 16 क्वेश्चन में कहा गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर एक्स अक्ष के समांतर है
20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशित तलों के समांतर है, घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। तो इसको समझते हैं, जो हमारे सामने स्ट्रक्चर बनके तैयार है वो मतलब क्या कहना चाह रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, कोई एक इस तरीके से घन लेंगे हम, ये इस तरीके से हमने कोई घन ले लिया, आप जैसे भी बना सकते हो वैसे बनाना, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, कोई एक घन है। और क्या कहा गया है कि ये जो हमारा घन है, ये जो हमें तुम्हें इसका पृष्ठ दिख रहा है, ये वाला, एक तो ये वाला, ये और एक ये वाला, इसके दो सरफेस, ये किससे निर्गत है बच्चों, एक्स अक्ष से, इस तरीके से। तो हम जानते हैं इसके परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, वाई एक्स, और इधर क्या होगा हमारा जेड एक्स, इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा एरिया की। देखिए इस यहाँ पे जो फ्लक्स परिवर्तन होगा वो दोनों सरफेस से होगा, ये जो डॉटेड तुमको दिख रहे हैं। तो अगर मैं इस पृष्ठ की ऐसे बात करूं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो ऐसे होगी, ए वेक्टर, और इधर कोई हमारी किसकी डायरेक्शन होगी, ई वेक्टर की, और एक जो हमारा इधर होगा इसकी डायरेक्शन इस तरीके से। अगर हम ऐसे लें वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो अब हमारा जो फ्लक्स परिवर्तन होगा फाई वो किसके बराबर होगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये राइट हैंड वाला हो गया, लेफ्ट हैंड वाला हो गया। तो देखते हैं, हमको निकालना है फाई आर पहले राइट हैंड का। तो जो हमारा कितना निकल के आता है बच्चों, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या ई ए कोस थीटा, और यहाँ पे थीटा बच्चों क्या है, दोनों सेम है यानी कि 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारा जो फाई आर है वो कितना आएगा, ई ए। इसी तरीके से क्या निकालेंगे, फाई एल, तो वो भी क्या रहेगा, ई ए कोस थीटा। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र ये है, क्षेत्रफल ये है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 का, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो फाई एल बराबर ई ए कोस 180, और हमें पता है जो कोस 180 होता है उसकी वैल्यू भी क्या होती है बच्चों, 1। तो हमारा जो फाई एल निकलेगा वो भी कितना निकल के आएगा, ई ए। तो अब निकाल दें बच्चों इसको हम, टोटल सॉरी कोस 180 इतना क्या होता है हमारा -1, तो इसकी वजह से माइनस आएगा। तो जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, फाई आर प्लस फाई एल के। तो ये है हमारा ई ए, और ये है बच्चों हमारा माइनस ई ए। तो जो नेट होगा वो कितना होगा, 0। तो इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, आप देख रहे होंगे जिस तरीके से हमने इसको किया हुआ है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों 17 में भी हमारे दो पार्ट हैं, तो मैं उसका डायरेक्ट ए पार्ट लिखता हूं। क्वेश्चन समझते हैं क्या है, क्या हमसे पूछा गया है। वो कह रहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। यानी कि हमको फाई ई दिया है, कितना है बच्चों, 8.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। अभी तक हमको ये जानकारी प्राप्त है। और ए पार्ट के लिए कहा गया है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा। तो नेट आवेश के लिए हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, गॉस थ्योरम पढ़ते हैं कि जो किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो जो अब यहाँ पे हम लगाएंगे गॉस थ्योरम, फाई ई बराबर वो क्या होगा, Q/ε0, क्योंकि हमें Q की वैल्यू निकालनी है। तो फाई ई किसके बराबर हो जाएगा, फाई ई इंटू ε0। तो रखते हैं वैल्यू Q बराबर, तो 8.0 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आप जानते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा बच्चों आंसर निकल के आता है 70.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 70.8 इंटू माइक्रो कूलम, यानी कि 10 की पावर -6 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इतने कूलम। इसमें गलती हो गई, यहाँ पे 9 आएगा। तो जब हम इसको ठीक करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा 0.70, 2 अंक लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 अंक लेके जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 10 की पावर -6 कूलम। अब इसको लिखेंगे 0.0708 माइक्रो कूलम। बी पार्ट में क्या कहा गया है बच्चों में से, वो कह रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ये हमें संदर्भ बताना है। तो देखिए पहली बात तो ये कि शून्य होने का मतलब ये नहीं है कि बॉक्स के भीतर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो
जितने भी बॉक्स के भीतर चार्जेस रखे होंगे, क्योंकि हमने पहले पार्ट में नेट चार्ज निकाला है, तो नेट चार्ज का मतलब क्या होगा कि कई सारे चार्ज रखे हुए होंगे। तो जो कई सारे चार्ज होंगे तो ऐसा हो सकता है कि उनका जो बीजगणितीय योग है वो हमारा कितना रहा होगा, 0। पर यह कहना उचित नहीं है कि उनका जो बॉक्स है उसके भीतर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। तो बी पार्ट में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो फाई ई है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ही बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे फाई ई 0 कहने का मतलब है, यहाँ पे अगर फाई फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो नेट चार्ज है उसका जो बीजगणितीय योग है उसका मान क्या होगा, 0। जैसे 1 + 5 माइक्रोकूलम है, 1 - 5 माइक्रोकूलम है, तो नेट जो होगा वो कितना होगा, 0। तो बच्चों इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते थे। तो हमने जो किया अपना 17th क्वेश्चन, उसके दोनों पार्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 17 के बाद जो हमारा सवाल नंबर आता है 18। तो 18 सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए 18 सवाल में क्या कहा गया है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 मीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है, हमको बताना है। तो ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सरफेस है, ए, और इससे 5, इसके सेंटर से जो 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, यहां पे क्या रखा गया है, कोई चार्ज है Q = 10 माइक्रोकूलम। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 18। आगे क्या कह रहे हैं, इसकी जो साइड है बच्चों वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो अब समझते हैं बच्चों यहां पे किस तरीके से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये कहा गया है कि ये किसके लिए कहा जा रहा है बच्चों, किसी घन के लिए। और हम जानते हैं जो घन होता है उसके कितनी फलक होती है, कितने फेस होते हैं उसके, 6। तो जो फ्लक्स होगा वो भी इफेक्टेड कितने फेस से रहेगा, 6 से। और हम जानते हैं कि जो फाई ई होता है गोस थ्योरम से, वो क्या था, Q/ε0। तो 6 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 6। हमें तो फाई ई चाहिए, तो वो कितना होगा, Q/6ε0। देखिए एक फ्लक्स के लिए, एक अगर हम बात करें एक सरफेस के लिए, तो वो कितना होता है, Q/ε0। 6 के लिए कितना होगा, 6 फाई ई। तो अब यहाँ पे इसको लेके आ सकते हैं। बस अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट अप करनी है। फाई ई बराबर Q की वैल्यू क्या है, 10, माइक्रो हटा के 10⁻⁻6 आएगा, और अपॉन 6, और इसकी वैल्यू रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो फाई ई जो हम इसको सोल्व करने के बाद निकालते हैं वो आता है हमारा 2.0 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरीके से हम अपने इसका आंसर को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सवाल नंबर 19। देखिए सवाल नंबर 19 भी गोस थ्योरम पर ही आधारित था, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको सवाल पढ़ के बताता हूं। 2.0 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गोशीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। तो फाई ई बराबर हम क्या लगाएंगे, Q/ε0। सीधा सा आंसर है, निकाल लेंगे। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 भी गोस थ्योरम पर ही आधारित है बच्चों, आप वो भी होमवर्क में समझे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। तो देखते हैं बच्चों, मैं उसके लिए इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या रहने वाला है हमारा, देखिए ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक के गोले पर, यानी कि हमको R कितना दे दिया बच्चों 21 में, R बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि R बराबर 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या 10⁻⁻1 मीटर। आगे क्या कह रहा है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि एक और हम इसमें बात करें तो किसको हम कैपिटल R ले सकते हैं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 × 10³ न्यूटन प्रति कूलम है। यानी कि हमको E कितना दे रखा है वहां, 1.5 इंटू 10³ न्यूटन पर कूलम। आगे क्या कहा गया है, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा, हमसे Q की वैल्यू पूछी है। तो सीधा फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो हमें Q की वैल्यू निकालनी है यहां से। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, E, ये सीधा सीधा कहां चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, E इंटू
या आप ऐसे कर लीजिए, कैलकुलेशन और आसान रहेगा। तो आप यहीं पे चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं। ई की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 1.5 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई सॉरी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू फाइंड आउट करना है और आर कितना है हमारे पास 20 इंटू 10 की पावर -2, उसका भी क्या है होल स्क्वायर। अब क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में, यानी कि 1.5 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 20 10 की पावर -2 और इसका भी होल स्क्वायर। तो सारे के अपन में क्या जाएगा बच्चों, 9 इंटू 10 की पावर 9। जब इसको सोल्व करते हैं तो आंसर हमारा निकल के आता है यहाँ पे 6.67 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। 6.67 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 21 को भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर अब हमारा जो है वो है 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 कि 2.4 मीटर व्यास के किसी, तो हमको व्यास दिया गया है, व्यास को हम लिख देता हूं मैं यहां पे, व्यास डी डायमीटर जिसको हम बोलते हैं 2.4 मीटर, 2.4 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2.4/2, यानी कि r इज इक्वल टू 1.2 मीटर। तो डायमीटर जो होता है सॉरी जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। आगे क्या कहा गया है, आवेशित चालक गोले पर पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा, ये हमने पढ़े थे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लो समझे थे हमने। तो ये कितना दिया है हमको 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं 80 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया है ए पार्ट में क्या कहा गया है कि गोले पर आवेश कितना होगा। तो ये सीधा होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तो Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा A, क्योंकि जो एरिया है वो गोले का है, गोले का व्यास दिया है हमको, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। Q बराबर सिग्मा 80 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 4 इंटू 3.4 पाई की वैल्यू, और r कितना है हमारे पास 1.2 उसका स्क्वायर। तो यहां से हमारा जो Q निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1.45 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। और बच्चों इसी का क्या आता है हमारे पास बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमसे पूछा है इसने कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो चार्ज आपने निकाले हैं तो फ्लक्स के लिए सीधा क्या लगाएंगे फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। तो ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल फिर से वही आ गया। हमने गोस थ्योरम के ऊपर कई सवाल देखे इसके अंदर, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। गोस थ्योरम तो पूछा ही जाता है डेरिवेशन, लेकिन उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा 23 है, देखते हैं उसको फिर हम, मैं इसको रफ कर देता हूं इधर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए बहुत आसान सवाल है, ये भी गोस थ्योरम के अनुप्रयोग पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा रहने वाला है क्वेश्चन, वो कह रहा कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि हमको r की वैल्यू कितना दे दिया बच्चों 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर। साथ ही कहा गया है 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र। तो E बराबर कितना दे दिया हमें 9 गुणा 10 की घात +4 न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र पर बताया। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो हमसे फिर से क्या पूछा इसने, रैखिक यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लैम्डा। तो ये हमारा पहला वही गोस का अनुप्रयोग होता है जो निकल के आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय r। याद होगा आपको ये। तो हमें यहां से लैम्डा पूछा है, देखिए 2 से 2 आप चाहे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहूंगा आपको कैलकुलेशन आसान करनी है तो इसको आसान करेंगे। इसकी वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2। लैम्डा हमको निकालना है अपॉन r कितना है 2 गुणा 10 की घात -2। तो 9 से 9 आपको दिख रहा होगा, बड़ी आसान कैलकुलेशन है। तो 9 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2, और ये बच्चों कहां पे आ जाएगा इसके अपॉन में, यानी कि 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 9 से 9 आप कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे, 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे 10 की पावर, और ऊपर जाके ये किसकी हो जाएगी माइनस के, और ये बच्चों किसकी वैल्यू निकल के आई हमारे पास 2 लैम्डा की।
तो हमें 2 से 2 कैंसिल आउट दिख रहा है, तो लैम्डा बराबर सीधा सीधा कितना निकल के आएगा 10 की पावर -7। बात समझ में आई? और इसका मात्रक हम जानते हैं कितना होता है, कूलम्ब पर मीटर। तो इस तरीके से हम अपने आंसर निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हमने जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे हमने उनको थोड़ा सा स्पीडली करने की कोशिश करी, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम देना है, 3-3.25 घंटे का हमारा पेपर होता है। और अगर उसमें हमने देखा 2 न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन में ही हमने 1 घंटा लगा दिया, तो बाकी की जो थ्योरी होती है बड़ी बड़ी लिखने के लिए, फिर उसमें फिगर्स होती है, वो कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप भी स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करें, कैलकुलेशन को अपना क्लियर करें। अगर इन द फ्यूचर आप जैसे किसी एग्जाम में बैठे और आप कैलकुलेट को में थोड़ा परेशानी हो रहे हैं, तो देखिए मेरा मानना है जो 12th क्लास का एग्जामिनर होता है उसका देखना ये नहीं है कि आप कैलकुलेशन कितना अच्छा कर पाते हैं, उसका देखना होता है कि आपने कंसेप्ट कैसे लगाया है। तो कंसेप्ट हमारा सेम ठीक होना चाहिए, फॉर्मूले हमारे ठीक रहने चाहिए, वैल्यू पुट हमने ठीक करनी चाहिए। तो आप जिसकी वैल्यू इसमें पूछी गई है उसका मात्रक लिख के बिना कैलकुलेट करे भी आंसर छोड़ सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन तब यूज करें जब आपको कैलकुलेशन लग रहा है, टाइम कम है और आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। गलत करने से बेहतर है कि आप उसको वहीं पे ही छोड़ दीजिए। तो ऐसा मेरा पर्सनल सुझाव है। लेकिन आप अपने आप को प्रैक्टिस करके इतने स्टेज पर ले आइए कि आपको फ्लो में ना दिक्कतें आए। अरे बात समझिए, देखिए मैंने आपके सामने एक ही कैलकुलेशन को किया है, फिर उसको भी मैंने बहुत जल्दी करने का कोशिश की है। तो ऐसे ही बाकी कैलकुलेशन भी किए जा सकते हैं। तो आशा करता हूं आपके न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे बच रहा है, या आप उसको फर्स्ट चैप्टर में आपका कोई परेशानी आ रही है, किसी डेरिवेशन में, थ्योरी में, किसी पॉइंट में, किसी भी न्यूमेरिकल में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि मुझे भी इंतजार रहता है आपके सवालों का। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारा सा गुड बाय।